Okay, so today we will go through your assignment questions and you have to cross verify for yourself if you have done things correctly or not. Question number 24th. Velocity of sound waves in air is 330 meter per second. For a particular sound in air, a path difference मतलब डेल्टा x आपको दिया है, velocity of sound in air आपको दिया है, is equivalent to a phase difference of मतलब phase difference भी बताया है, path difference of 40 centimeter means phase difference of 1.6 pi. The frequency of this wave in air is, हमको पता है v is equal to n lambda, right? तो v पता है ना, n पता है ना, lambda पता है. If I want to find out frequency, we want to know what is the value of lambda, at least if you want to have frequency. वो कैसे निकालेंगे? हमको we already know, what we know is phase difference is equal to 2 pi by lambda times of path difference. Phase difference is 1.6, okay, 1.6 pi. This is 2 pi and lambda and delta x is 40 centimeter. 10 power minus 2 meter कर लूंगा. Pi cancel. Lambda is equal to 2 into 40 into 10 power minus 2 upon 1.6 मतलब 16 into 10 power minus 1. Lambda will be equal to 8 upon 16. ये एक जीरो और 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा और 10 पावर माइनस 1 10 पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाफ. तो लैम्बडा इज हाफ अ मीटर. ओके, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्बडा. v इज 330 बाय हाफ, तो 660 हर्ट्ज. This is how you were supposed to solve this question, and this question was easy in that sense. Okay, so it was simple. 25th. A tuning fork gives 4 beads with 50 centimeter length of a sonometer wire. If the length of the wire is shortened by 1 centimeter, the number of beads is still the same. The frequency of the fork is. अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले frequency is given by 1 upon 2L root of T by M, right? तो this is what you should know. Frequency of vibrating string, ये पता होना चाहिए. Frequency of vibrating string, इसको मैं बोलता हूँ N1. उन्होंने बोला है, you have been asked a tuning fork gives 4 beats. tuning fork भी है, तो tuning fork और जो सोनोमीटर वायर है दोनों वाइब्रेट हो रहे हैं. आपको याद होगा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, उसमें आप बीट जनरेट करने के लिए पहले फोर्क को वाइब्रेट करते हो, फिर वो वायर के पास में लाते हो, करेक्ट? तो N2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. According to the question, N2 minus N1 is equal to 4 beats. Difference in frequency is equal to beat frequency, है ना? N2 पता नहीं, वो फाइंड करना है. Minus N1 is 1 by 2L root of T by M is equal to 4. ये आपको पता होना चाहिए. तो N2 minus 1 upon 2 into 0.5, क्योंकि लेंथ आपको पहले 50 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 0.5 मीटर दिया है. रूट ऑफ टी बाई एम इक्वल टू 4, तो N2 माइनस रूट ऑफ टी बाई एम इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1. ओके, इक्वेशन 1. अब बोला है इफ लेंथ इज शॉर्टन्ड बाय 1 सेंटीमीटर, राइट? तो फिर भी 4 बीट्स है, तो इन दिस केस व्हाट यू विल राइट इज अगेन N2 माइनस
देखो N2 डैश नहीं लिखेंगे हम लोग, N2 ही लिखेंगे क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रहा। हम वायर को शॉर्ट करें तो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए इसके लिए। 1/2L, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा 0.49 रूट ऑफ टी बाई एम, अगेन इक्वल टू 4। तो N2 माइनस 1/0.98 रूट ऑफ टी बाई एम इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब आप क्या करोगे, टू सॉल्व दिस you have to divide equation number 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, आप जैसा चाहो। बाय द वे यस, एक गलती हुई है, वो रेक्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमने ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर लिया था तो असम्पशन था कि ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर से ज़्यादा है, राइट। जब आप वायर को शॉर्ट कर रहे हो, वायर का लेंथ कम करना मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होता है, ये पता होना चाहिए। तो इस केस में आप बोलोगे कि जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क का, इट इज लेस देन द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आप यहाँ लिखोगे N1 डैश माइनस N2 इज इक्वल टू 4, right? This is important, this is really important। okay, so you have to understand this particular fact। तो N1 डैश आएगा आपका 1/2 इंटू लेंथ इज 0.49 इंटू रूट ऑफ टी बाई एम माइनस N2 डैश N2 इक्वल टू 4। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो और सॉल्व करो। सो डिवाइडिंग 1 and 2, 1/2 और 1 and 2, you will ultimately end up getting 49/50 equal to, वो सब सॉल्व करो, N2 minus 4 upon N2 plus 4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 49 N2 plus 49 into 4 is 196 plus 50 equal to 50 N2 minus 200। तो ये आ जाएगा आपका 50 minus 49 and 196 में 200 ऐड करोगे तो 396 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में सिर्फ समझना ये जरूरी था कि ट्यूनिंग फोर्क और सोनोमीटर वायर दोनों यूनिसन में है, दोनों रेजोनेंस में है, दोनों बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। तो पहले केस में लेंथ जब 50 सेंटीमीटर था तब हमने ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी ज्यादा कंसीडर किया है एज कम्पेयर टू सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर का जब लेंथ कम कर रहे हो मतलब वायर का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उस केस में हम लोगों ने सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी बढ़ा है ऐसा अज्यूम किया है। ओनली अंडर दैट कंडीशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Next question, the equation of stationary wave along a stretched string is given by y equal to 5 sin x cos of 40। pt लिखा है, आई होप, आई थिंक इट इज नॉट pt, इट इज pi t, ये pi t होना चाहिए, where x and y are in centimeter and t is in second। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि when you say sin x और x सेंटीमीटर में तो there is something wrong here। What is wrong here is, let me see, it should be 2 pi x by something, 2 pi x by 3 आएगा ये, 2 pi x by 3 cos of 40 pi, cos of 40 pi t। अब करेक्ट है। So the question was not printed correctly। The separation between two adjacent nodes, हमको पता है separation between two adjacent nodes is lambda by 2। okay, but I will first compare and find out lambda। comparing equation 1 with, हमको पता है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए, नहीं पता सॉल्व नहीं होगा।
इट इज 2a साइन ऑफ kx, k मतलब 2 पाई बाय लैम्बडा होता है x, ओके, कॉस ऑफ ओमेगा टी होता है यहाँ पे। तो इफ यू कंपेयर दीज टू व्हाट यू विल गेट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जस्ट बाय कंपेरिजन। ओके, लैम्बडा 3 सेंटीमीटर मिल गया। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स आपको पता होना चाहिए अब। The distance between two adjacent nodes turns out to be lambda by 2. So that is 1.5 by 3 by 2, that is 1.5. 1.5 centimeter is the distance between two adjacent nodes. So if you were not able to solve this question, that is fine, because the question was wrongly printed. Next question, a pipe 30 centimeter long is open at both the ends. Which harmonic mode of the pipe resonates a 1.1 kilohertz source? तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज एन इजी क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए, आपको लेंथ ऑफ पाइप दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब पता है आपको 0.3 मीटर, 10 इंटू पावर 10, 3 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर, दिस इज लेंथ ऑफ पाइप। ओके, हमको पता है व्हाट डू वी नो एज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ pipe open at both the ends, fundamental frequency n, fundamental की बात कर रहा हूं, n, it was v by 2l, so fundamental frequency is v by 2l, first overtone is 2n, आपको याद होना चाहिए पहला अगर n है तो दूसरा 2n है, फिर 3n है, फिर 4n है, so on so forth, right? तो मैं बोल सकता हूं frequency of pth is this, है ना, राइट? ये ओवरटोन नहीं, हार्मोनिक की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि विच हार्मोनिक मोड, मैं वापस समझा देता हूँ आपको, डिफरेंस समझा देता हूँ। अगर हमारे पास एक पाइप है जिसमें n फ्रीक्वेंसी है, फिर 2n है, फिर 3n है, फिर 4n है, दीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। ये पहला हार्मोनिक, ये दूसरा हार्मोनिक, ये तीसरा हार्मोनिक। पहला हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाला पहला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद का पहला, दैट इज फर्स्ट ओवरटोन, राइट? इन्होंने पूछा है विच हार्मोनिक मोड, मतलब बेसिकली व्हाट आई विल राइट इज, अगर मुझे पता होता कि कौन सा हार्मोनिक मोड है, थर्ड हार्मोनिक होता तो 3n होता, वी डोंट नो विच इज द मोड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एन पी, पीथ हार्मोनिक मोड, सो p इंटू, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट हार्मोनिक p इक्वल टू 1, v by 12, फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल भी बोलते हो, p इक्वल टू 2, second harmonic, okay, so this p stands for harmonic mode here, p stands for harmonic mode, right? Simple. So how do you solve this? बहुत सिंपल है, it is extremely simple. कैसा करेंगे? You should know this now, because what you are supposed to find is, उन्होंने बोला है which harmonic mode, मतलब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो 2l np by v, 2 into L is 3 into 10 power minus 1, और NP आपको दिया हुआ है 1.1 किलो हर्ट्ज, 1.1 किलो और अपॉन 330, राइट? ये सिंपल है, फर्स्ट गेट रीड ऑफ पावर्स, 2 into 3, 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर प्लस 3, तो 10 पावर 1 बचेगा ऊपर, नीचे आ गया 330, 1 जा 30 जा, 1 जा 10 जा, 10 10 cancel, so 2, so it is second harmonic. Okay, the question was simple provided you remember the basics of everything related to sound. You need to remember basics. Interesting question, बहुत अच्छा question है।
Let's see this question again. A band playing music at frequency U is moving towards a wall with a speed VV. A motorist is following the band with a speed Vm. If V is the speed of sound, the expression for the beat frequency heard by the motorist is. सबसे पहले there are corrections in the question. ये U नहीं, ये म्यू होना चाहिए, म्यू. So this should be म्यू. ये V suffix B होना चाहिए, ये V suffix M होना चाहिए. अब ठीक है. Now let us understand the question. A band is playing music. So I take this is band which is playing music at a frequency nu, is moving towards a wall. There is a wall and the velocity of source matlab band towards the wall is Vv. A motorist is following the band. There is a motorist here, motorcyclist hoga, is following the band with a speed of Vm. If V is the sound of speed of sound, the expression for the beat frequency heard by motorist is. तो बीट फ्रीक्वेंसी मोटरिस्ट कितना सुनेगा उसके ऊपर क्वेश्चन है. देखो पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए ये जो मोटरिस्ट है बीट फ्रीक्वेंसी के लिए दो साउंड सोर्सेस चाहिए. वी ऑलरेडी नो दैट, है ना, दो डिफरेंट साउंड सोर्सेस चाहिए. तो ये जो मोटरिस्ट है ही इज रिसीविंग साउंड फ्रॉम द बैंड, डायरेक्टली फ्रॉम द बैंड. एक तो बैंड से डायरेक्ट आएगा, दूसरा बैंड से वॉल पे जाएगा, वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगा. राइट, so that is important for you to understand. So I will divide this into cases. I'll write down case 1. Okay, so basically for direct sound waves, मतलब motorist and band, ये केस है. राइट, तो इन दिस केस यू ऑलरेडी नो, हमको क्या पता है, बैंड जो है इट इज मूविंग, वेयर इट इज मूविंग, बैंड इज मूविंग टूवर्ड्स द वॉल एंड मोटरसाइकिलिस्ट इज फॉलोइंग द बैंड. मतलब ऑब्जर्वर या लिसनर अप्रोचिंग सोर्स. लिसनर अप्रोचिंग सोर्स के केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी मैं बोल देता हूं म्यू डैश. एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला हमने देखा नहीं था, मैंने बताया था कि ये इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल मैं लूंगा. सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज V plus Vm upon V minus Vb into nu correction plus listener approaching a source V plus Vm upon V plus Vb into nu. Listener approaching a source V plus speed of observer मतलब listener upon V plus velocity of source मतलब Vb. मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ. हम जो नोटेशन यूज करते हैं उसमें ये आएगा Na इज इक्वल टू V प्लस V ऑफ लिसनर अपॉन V प्लस V ऑफ सोर्स इंटू N. हम जो नोटेशन यूज करते हैं, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के नो यूज किया तो मैं नो लिख रहा हूँ, दैट्स इट. नो डैश मतलब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी apparent frequency. Correct. Then case 2,
In case 2, frequency of sound coming from wall. ये थोड़ा ट्रिकी है बट इट्स ओके। ये आएगा नो डबल डैश इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस vb इंटू नो। अब ये कैसे आया, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा दैट बैंड से साउंड निकल के वॉल पे गया। ऐसा मान लो कि वॉल ने साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, करेक्ट। अब साउंड को वॉल वापस से इमिट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि साउंड जो है वो वॉल पे आ गया। अब वॉल इज री इमिटिंग दैट साउंड। ओके, री इमिटिंग दैट साउंड, राइट। देन in this case the wall becomes source and the source is at rest and observer is approaching the source, करेक्ट। वो पूरा का पूरा आप सब सॉल्व करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग यू विल गेट v प्लस vm अपॉन v माइनस vb इंटू नो, राइट। तो what I want you to do is इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो अभी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड टेल मी द आंसर नाउ। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर टू दिस। आई एम गोइंग टू टेल यू राइट फ्रॉम स्क्रैच अगेन क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बात ऐसी है, ये जो मोटरिस्ट है, motorist will receive sound from two different sources. So motorist receives sound from one directly from band, दूसरा reflected from wall. पहला केस इज सिंपल, पहला केस बहुत सिंपल इसलिए है बिकॉज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग देयर। जस्ट अ मिनट, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, just a minute. So in first case you don't have to do anything, it is a simple case. So in the first case, case 1, direct from band, ये केस कुछ भी नहीं है। apparent frequency nu dash will be equal to direct from band आ रहा है and you know that in this case source ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग सोर्स, मतलब लिसनर है वो सोर्स को अप्रोच कर रहा है। बैंड वाले बैंड बजाते बजाते आगे जा रहे हैं, लिसनर पीछे से आ रहा है। इन दिस केस यू डायरेक्टली हैव अ फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ लिसनर, मतलब यहाँ पे मोटरिस्ट, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज बैंड इनटू फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द बैंड। ये बहुत इजी है। केस 2 इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। केस 2 को मैं वापस से ए और बी में डिवाइड कर दूंगा। ए बैंड बजाते बजाते बैंड वाले वॉल की तरफ जा रहे हैं तो वॉल को बना दो लिसनर, वॉल को बोल दो लिसनर, तो वॉल यहाँ पे हो जाएगा आपका लिसनर और बैंड यहाँ पे हो जाएगा सोर्स। तो मुझे पहले ये देखना है दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, क्योंकि यहाँ पे वॉल रेस्ट पे है। तो नो डबल डैश इक्वल टू
जब लिसनर रेस्ट पे होता है और सोर्स टुवर्ड्स लिसनर जाता है, टुवर्ड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स लिसनर, apparent frequency is greater than actual frequency, मतलब denominator has to be less than numerator। ये हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, राइट, करेक्ट। तो पहले केस में वॉल इज लिसनर, बैंड इज मूविंग टुवर्ड्स वॉल, सो बैंड इज सोर्स, करेक्ट। दूसरे केस में अब ये जो वॉल ने जो साउंड एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो इमिट हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब गया साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। मैं बोलूंगा गया, एब्जॉर्ब किया और वही रिफ्लेक्ट किया, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। तो बी केस में आपका वॉल बन जाएगा सोर्स और मोटरिस्ट बन जाएगा आपका लिसनर। इस केस में सोर्स, यहाँ पे पहले केस में जो लिसनर था वो स्टेशनरी था, एट रेस्ट था, और सोर्स जो था वो मूविंग था, मतलब बैंड। इस केस में बिकॉज वॉल इज नाउ सोर्स एंड सोर्स मतलब वॉल इज एट रेस्ट एंड लिसनर दैट इज बेसिकली मोटरिस्ट इज मूविंग टूवर्ड्स। तो आपको पता है जब लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी नो ट्रिपल डैश, और अभी इस केस में रियल फ्रीक्वेंसी क्या लोगे? नो डबल डैश, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वॉल से आ रही है, तो नो डबल डैश। आपको पता है, आपको क्या पता है? that when the source is at rest and the listener is moving towards the source, in that case what do you write? V plus Vm upon V, because listener is moving and source is at rest। तो ये आपको मिलेगा नो ट्रिपल डैश इक्वल टू V प्लस Vm अपॉन V। नो डबल डैश क्या था? नो डबल डैश था V अपॉन V माइनस VB इंटू नो, कैंसल कैंसल, मतलब frequency heard by the motorist after being reflected from the wall is V plus Vm upon V minus VB into no। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बीट्स किस में आएंगे? बीट्स किस में आएंगे? दो साउंड सोर्सेस में आएंगे। दो साउंड सोर्सेस मोटरिस्ट के पास कौन से पहुंच रहे हैं? नो ट्रिपल डैश और नो। तो उन दोनों को आप करोगे सबट्रैक्ट, देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी इज, सो यू विल गेट बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नो ट्रिपल डैश माइनस नो डैश। ओके, नो ट्रिपल डैश में से नो डैश माइनस करोगे तो v प्लस वी एम अपॉन वी माइनस वी बी इंटू नो माइनस नो डैश इज v प्लस वी एम अपॉन वी प्लस वी बी इंटू नो। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो, अल्टीमेटली यू शुड गेट आफ्टर सॉल्विंग ऑप्शन नंबर सी। और आता है ये सी आता है। मैं वापस बता रहा हूं आपको, ऐसा है कि बैंड वाले बैंड बजाते बजाते जा रहे हैं, पीछे से एक मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है और बैंड जो जा रही है वो एक दीवार की तरफ जा रही है। तो मोटरसाइकिलिस्ट कितने बीट सुनेगा? तो मोटरसाइकिलिस्ट को बीट सुनने के लिए दो साउंड सोर्सेस चाहिए। एक साउंड सोर्स हो गया डायरेक्टली बैंड से आ रहा है, दूसरा हो गया जो बैंड से वॉल पे गया, वॉल से रिफ्लेक्ट होके आया। तो पहला केस तो इजी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी is equal to V plus Vm upon V plus Vb into no, because here listener is approaching the source, मतलब band, motorist is approaching band। ओके, दूसरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि साउंड बैंड से पहले वॉल पे जाएगा, तो वॉल पे कितना एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो निकाल लिया हमने, विच इज नो डबल डैश। और इस केस में जो वॉल था वो लिसनर था, वो रेस्ट पे था, बैंड जो था वो सोर्स था, वो मूविंग था। तो when band मतलब source is moving and listener मतलब wall is at rest, तो apparent frequency no double dash is equal to V by V minus V upon V minus VB into no। ओके, फिर यही साउंड जो है वॉल ने रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब वॉल जो है वो बन गया सोर्स और मोटरिस्ट जो है वो बन गया लिसनर। इन दिस केस सोर्स इज एट रेस्ट, मतलब डिनोमिनेटर में से V आएगा एंड लिसनर इज मूविंग
टूवर्ड्स द सोर्स, मतलब न्यूमरेटर में v प्लस वी एम आएगा बिकॉज एपरेंट फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे रियल फ्रीक्वेंसी दोगे आप नो डबल डैश, क्योंकि वॉल जो है वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब साउंड का सोर्स हो गया वॉल। हाँ, तो बाद में नो डबल डैश के लिए इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिलेगा नो ट्रिपल डैश विच इज v प्लस वी एम अपॉन v माइनस वी बी इंटू नो। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय मोटरिस्ट, फ्रीक्वेंसी मोटरिस्ट कौन कौन सा सुन रहा है, नो डैश और नो ट्रिपल डैश, तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो एंड सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी। खत्म। ओके, so this was a very good question. Excellent question. In case 2, when the sound is reaching the motorist after getting reflected from the wall, तो पहले तो wall तक पहुंचना चाहिए। No is the real frequency emitted by band which is moving towards wall। इस केस में band हो गया source which is moving towards wall और wall हो गया listener which is at rest। So frequency as heard by the wall will be no double dash which is v upon v minus vb into no। v upon v minus vb क्यों लिखा, because source मतलब band is moving towards wall, मतलब apparent frequency is greater than real, so that is v upon v minus vb because that number has to be greater than 1। ओके, अब वॉल जो है वो जो साउंड उसने एब्जॉर्ब करके रखा है वो इमिट करेगा। एब्जॉर्ब तो किया नहीं बट रिफ्लेक्शन है, तो मैं समझ रहा हूँ कि बैंड से पहले वॉल पे आया, वॉल पे कितना एपरेंट फ्रीक्वेंसी आया, नो डबल डैश। अभी ये नो डबल डैश मतलब वॉल बन गया सोर्स, कितना फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, नो डबल डैश। मोटरिस्ट पे कितना पहुंचेगा, नो ट्रिपल डैश। हु इज मूविंग, मोटरिस्ट बीइंग लिसनर इज मूविंग, वॉल बीइंग सोर्स इज एट रेस्ट, बट लिसनर moving towards source मतलब v plus vm upon v where vm is velocity of listener, v plus vm upon v into frequency emitted by the wall, no double dash, that is the apparent frequency heard by motorist। बट नो डबल डैश का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, वो सब्सटीट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमको मिल गया नो ट्रिपल डैश एज v प्लस वी एम अपॉन वी माइनस वी बी इंटू नो। करेक्ट, राइट। तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नो ट्रिपल डैश माइनस नो डैश, सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट ऑप्शन नंबर सी एज द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मोटरिस्ट।